हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार साहब आप सबको एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे स्वागत करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। पिछले पार्ट में त्रिभुज के पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज क्लियर किया था 6.1 और उससे रिलेटेड चीज़ों को बताया था। आज 6.2 पढ़ेंगे और 6.2 पढ़ने से पहले हमें 2 प्रमेय पढ़ने हैं, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं या अंक गणित की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं और शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं। इसको ध्यान देंगे, शॉर्टकट में इसको बीपीटी कहते हैं, हम ज़्यादा यही यूज करेंगे। थ्योरम क्या है? थेल्स जी ने इस थ्योरम को दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसकी BC के समानांतर DE एक रेखा खींची गई है, तो कह रहा है अन्य 2 बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए जो AB को D बिंदु पर और AE को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अर्थात ये अन्य 2 भुजाएं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है? त्रिभुज ABC में दिया है DE समानांतर BC है, यही BC के समानांतर हमने DE रेखा खींची है। सिद्ध करना है AB बट्टा BD और AE बट्टा EC, सॉरी AD, यहाँ पे AD बट्टा BD और AE बट्टा EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने एक रचना क्या किया कि बिंदु B को बिंदु E से मिला दिया और बिंदु D को बिंदु C से मिला दिया। फिर हमने रचना किया AD पर E से एक लंब EN खींचा और AE पर D से AM एक लंब खींचा, यानी दोनों साइड में एक लंब खींचा, क्योंकि ज़रूरी है जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसी त्रिभुज का तो हमें लंब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं, लिख देते हैं, क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम लंब कहते हैं, ऊंचाई को ही हम लंब कहते हैं। तो आधार होना चाहिए और ऊंचाई होना चाहिए। तो आधार तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऊंचाई के लिए हमें लंब डालना होगा। और किसी भी त्रिभुज को हम लंब उसमें खींच सकते हैं, कोई भी त्रिभुज हो। मान लीजिए कि हमें एक न्यून कोण त्रिभुज मिला है, तो इसमें हम इसके एक लंब खींच सकते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए ये A, B और C है और इसका एरिया हमको निकालना है, तो ये BC आधार हो जाएगा और यहाँ पे जो D बिंदु होगा AD, ये हमारा लंब का काम करेगा। तो 1/2 गुने आधार गुने लंब करेंगे तो हमारा इस त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। या मान लीजिए जैसे कोई अधिक कोण है, इस प्रकार का कोई कोण है ना, अधिक कोण है, तो इसके लिए भी लंब हम खींच सकते हैं। लंब खींच दिया हमने, ये A था, ये B था और ये C था, D हमने लंब खींच दिया, तो BC आधार माना जाएगा। BC 1/2 गुने BC गुने ये जो ऊंचाई है वो करेंगे ना, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ हम समझ गए। अब एक और चीज़ हमें समझनी है, जब 2 पैरेलल रेखाएं होती है, जब 2 समांतर रेखाएं होती है, तो किसी भी बिंदु को A और B मान लेते हैं, किसी बिंदु को एक आधार मान लेते हैं और ये पॉइंट मान लीजिए C है। यहाँ से यदि कोई त्रिभुज बनाते हैं, है ना, और एक और त्रिभुज की रचना करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट D ले लेते हैं और यहाँ से भी एक त्रिभुज की हम रचना करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट E ले लेते हैं, जितना पॉइंट लेना चाहे आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से भी हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, तो चूँकि एक ही आधार होने के कारण सब में लंबाई एक ही होगी। चूँकि इसका सबका यदि हम लंब खींचेंगे तो एक ही लंबाई की होगी और आधार एक ही है, इसलिए सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी 2 समांतर रेखाओं के बीच में 2 बिंदुओं को आधार मानकर कितना भी त्रिभुज हम खींच दे, सबका क्षेत्रफल एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि इसकी हाइट यानी लंबाई जो होगी ना, वो एक ही होगी सब में, अर्थात जो लंब डालेंगे उसकी ऊंचाई एक ही होगी सब में, और आधार भी एक ही है। तो हमारा क्षेत्रफल 1 दूने
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ही होता है। तो जब ऊंचाई और आधार दोनों एक ही है तो हमारा क्षेत्रफल भी क्या होगा, एक ही होगा। क्यों होता है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में सभी जगहों पे ऊंचाई एक समान होगी, इसलिए क्षेत्रफल हमारा सबका एक ही होता है। ये बात समझना जरूरी था आपके लिए। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। हमें सिद्ध करना AD बट्टा BD, AD बट्टा BD। सबसे पहले ये सिद्ध करना है तो हम पहले त्रिभुज का काम करेंगे। त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए ADE की बात करेंगे तो AD को आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, AD को आधार मानेंगे, यानी 1/2 गुने AD गुने और ऊंचाई मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए लंब डाला गया है EN AD भुजा पे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ऊंचाई EN हो जाएगा। फिर त्रिभुज हम बात करेंगे अब BDE की, त्रिभुज BDE की, त्रिभुज BDE की, है ना। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD होगा, आधार यहाँ पे BD गुने ऊंचाई। इसके लिए देखिए इस त्रिभुज की जो है ऊंचाई ये है, क्योंकि ये एक अधिकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसकी ऊंचाई लंब EN होगा। क्या हो जाएगा, EN, है ना। लिखेंगे अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए बहुत ही आसान सा है ये थ्योरम सिद्ध करना। बस आपको तरीके आने चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। AD बट्टा BD, तो आधार AD और BD को ही लेंगे, ठीक है। अब जब भाग देंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा होगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुने AD गुने EN बट्टा ये हुआ है 1/2 गुने BD गुने EN। देखिए 1/2 कट जाएगा, EN से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AD बट्टा BD, यानी एक साइड हम ज्ञात कर लिए ऑलरेडी, AD बट्टा BD मिल गया, ठीक। अब हम बात करते हैं अब इस साइड की, इस साइड की तो हमने बात कर ली, इस साइड की भी बात करेंगे त्रिभुज ADE में ही। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब की बार बेस हम मानेंगे AE को मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें AE बट्टा C लाना है, तब की बेस AE को मानेंगे। तो 1/2 गुने AE गुने, अब AE पर लंब क्या है, DM है, तो ले लेंगे DM। ये समीकरण हो जाएगा 4। फिर त्रिभुज, अब हम बात करेंगे त्रिभुज CDE की, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार हम क्या लेंगे, CE लेंगे, आधार लेंगे CE, और लंब इस पे क्या पड़ रहा है, DM है, इसका लंब DM। ये हो जाएगा समीकरण 5, लिखेंगे। फिर एक बार समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, जब 5 में भाग देंगे तो ये होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा 1/2 गुने AE गुने DM जो है उसको उतार लेंगे, बट्टा 1/2 गुने CE गुने DM।
अब देखिए 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा AE/CE, AE/CE, ये हो जाएगा समीकरण 6। अब हमें दोनों चीज़ मिल गए, AE और CE, यानी समीकरण 6 भी हमें प्राप्त हो गया। अब बात करेंगे जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, दोनों पैरेलल रेखाओं की बात कर रहे थे, अब उसकी बात करेंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE, देखिए चूंकि त्रिभुज BDE और CDE दोनों बात कर रहे हैं, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE, एक ही आधार DE, एक ही आधार DE, इन दोनों को देखने का प्रयास कीजिए। BDE, इसमें एक कॉमन रेखा मिल रहा है, CDE में एक कॉमन रेखा मिल रहा है, उसको हम आधार मान लेंगे। एक ही आधार DE एवं समांतर रेखा BC, DE के समांतर रेखा कौन है? BC, समांतर रेखा BC के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। चूंकि त्रिभुज BDE और CDE एक ही आधार DE एवं DE की समानांतर रेखा BC के बीच स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा वाला त्रिभुज का जो एरिया है ना, इस पूरे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, इस पूरे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। हम कह सकते हैं इस पूरे वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, यानी दोनों त्रिभुजों का एरिया जो है ना, ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल हो जाएगा तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के, त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल से। इसको समीकरण 7 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब तक LHS दोनों साइड का बराबर नहीं होगा ना, ये दोनों साइड बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमें DE को आधार मानना पड़ा है, इसीलिए हमें DE को आधार मानना पड़ा है। अब त्रिभुज ADE/BDE है, यहाँ पे त्रिभुज ADE/CDE है। अब देखिए CDE के जगह पे हम BDE लिख देंगे तो दोनों ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल, और CD की जगह पे हम लिख देंगे BDE का क्षेत्रफल, तो LHS तो हमारा बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे अतः समीकरण 3, 6 एवं 7 से, समीकरण 3, 6 एवं 7 से LHS देखिए दोनों का बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम कहे आपको, कहाँ गया मार्कर, कि CDE के जगह पे हम क्या पुट कर दे? BDE पुट कर दे, BDE का क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे CDE के जगह पे BDE का क्षेत्रफल यदि पुट कर दे तो LHS दोनों सेम हो गया, अर्थात RHS भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए AD/BD बराबर AE/CE, ये सिद्ध करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था हमें, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। सिद्ध कर दिया हमने कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात AD/BD और AE/EC। अब देखिए जब इस प्रकार से हमें किसी त्रिभुज में देगा ना कि कोई भुजा कोई दूसरी भुजा के समानांतर है, तो हम उसे किसी भी अनुपात में इसे बांट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि AD/BD और AE/CE, हम इसको AB/AD और AC/AE
क्योंकि जो इधर अनुपात लेंगे वही अनुपात इधर लेंगे। क्वेश्चन करते वक्त आपको कई बार मिलेगा AB बट्टा DB और AC बट्टा EC, है ना। किसी का मान देगा, इसका मान देगा, इसका मान देगा, इसका मान देगा और इसका मान पूछ लेगा। मान लीजिए टोटल का मान दिया हो और इसका मान दे देगा, टोटल का मान दिया हो इसका मान दे देगा, है ना। तो ये वाला मान आपको पूछेगा। तो जब हम वस्तुनिष्ठ करेंगे तो उसमें ये वाला सवाल आता है, या इस पे जो शुरू में बेस्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम बनाएंगे। चलिए अब आते हैं प्रमेय 6.2 पे। चलिए आपके सामने प्रमेय 6.2 है। प्रमेय 6.2 इसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं, या BPT का विलोम। हम BPT का विलोम ज़्यादा यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रमेय दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा मान लीजिए त्रिभुज ABC है और DE एक रेखा है जो अन्य दो भुजाओं को AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो वह रेखा अर्थात DE रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है। पहले वाले में हमें दिया था DE समानांतर BC है और ये AD बट्टा BD और AE बट्टा CE सिद्ध करना था। अब की बार AB बट्टा BE और AE बट्टा CE दे दिया है और DE अनुपात BC सिद्ध करना है, उसका उल्टा सिद्ध करना है। इसलिए इसको थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं, उल्टा कहते हैं। रचना जो पहले किया था वही किया था, फिगर जो पहले वाला में था वही था, फिगर में कोई अंतर नहीं डालेंगे। देखिए बहुत से आपको टीचर मिलेंगे जो दूसरी फिगर के साथ आपको पढ़ाएंगे, जब इसका उल्टा है तो जैसे पहले वाले को सिद्ध किया था इसको भी वैसे ही सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। अर्थात प्रमेय 6.1 यदि आपसे बन जाएगा तो प्रमेय 6.2 भी आसानी से बन जाएगा। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम भारी होता है, नहीं बनेगा। देखिए कितनी आसानी से ये चीज़ बनते जा रहा है। जैसे पहले वाले में काम किए थे सेम वही काम करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पहले निकाला था, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, कारण क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो इस बोर्ड पे हटाना भी है, इसे मिटाना नहीं है कहीं से। 1/2 गुने आधार AD लेंगे, AD गुने लंब वही AD पे EN पड़ रहा है, EN हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर त्रिभुज BDE की बात करेंगे, BDE का क्षेत्रफल AB 1/2 गुने आधार BD हो जाएगा, BD गुने और लंब इस पे EN ही पड़ रहा है तो EN डाल देंगे, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। तो आज आवाज़ थोड़ी सी धीमी निकल रही है, कारण स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, चलिए फिर भी एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। अब भाग देंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हमें मिलेगा 1/2 गुने AD गुने EN बट्टा 1/2 गुने BD गुने EN। अब देखिए 1/2 कट जाएगा, EN से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा AD बट्टा BD। ये समीकरण 3 है। देखिए है ना पहले वाले के जैसा, पहले वाले में जो काम किए थे वही काम कर रहे हैं, अर्थात अंतर नहीं है। फिर त्रिभुज इधर से बात करेंगे ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने, अब की ADE के क्षेत्रफल में AE को आधार मानेंगे तो हो जाएगा AE गुने और इस पे लंब क्या है DM है, AE गुने DM, ये हो जाएगा समीकरण 4। फिर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालिए,
CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो CE आधार होगा, CE गुने लंब, उस पर देखिए DM पड़ रहा है जैसे पहले वाला में काम किए थे, तो लंब DM ही डालेंगे। अब लिखेंगे, अब समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग दीजिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब भाग देंगे तो सेम चीज़ें उतार लेंगे, 1/2 गुने AE गुने DM बटा 1/2 गुने CE गुने DM। देखिए DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बच जाएगा हमको AE बटा CE। ये हो जाएगा समीकरण 6। अब समीकरण क्या निकल आया? समीकरण 6 निकल आया। अब लेकिन प्रश्न में यही चीज़ दिया है और यही चीज़ हम निकाल रहे हैं। आप तो कहिएगा सर यही चीज़ दिया और यही चीज़ आप निकाल रहे हैं। इसका एक कारण है निकालने का, वो कारण आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा मार्कर ले ले। कारण है कि लिखेंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया है? AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE। देखिए अलग अलग मार्कर का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो एक ही में लगेगा कि आपको सब चीज़ एक ही में हो गया है। ये चीज़ हमें दिया है, इसको समीकरण हम 7 मान लेते हैं। ये चीज़ दिया है। अब देखिए ये देने का मतलब है कि समीकरण 3 और 4 से हमें AE बट्टा CE, AB बट्टा BD और AE बट्टा C मिल रहा है, और समीकरण 7 में यही चीज़ दिया हुआ है। अर्थात ये जो समीकरण 3 का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, क्षेत्रफल का रेशियो, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा आपस में। लिखेंगे समीकरण 3, 6 एवं 7 से, है ना। अब देखिए ये जो समीकरण हम 3 और 6 से जो प्राप्त करेंगे ना, समीकरण 3 और 6 में देखिए ये रेशियो हमें मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल से हमें AD बटा BD और AE बटा CE निकलेगा। तो इससे हम एक और समीकरण बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे दोनों समीकरणों के, तीनों समीकरणों की चर्चा एक साथ करेंगे। और AD बटा B और AE बटा C ये पहले से हमें दे रखा है, अर्थात जो रेशियो हमें प्राप्त हुआ है वो दिया है। इसका मतलब है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का मान भी बराबर है। अर्थात यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब ऊपर देखिए, ऊपर अंश दोनों का सेम है, हर अंतर है, हालांकि रेशियो कह रहा है बराबर है। अर्थात त्रिभुज BDE त्रिभुज CDE के बराबर है। क्या है? त्रिभुज BDE त्रिभुज CDE के बराबर है। लिख लेंगे, अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के, है ना। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एक ही अनुपात में है और ऊपर वाला सेम है, इसका मतलब नीचे वाला भी सेम होगा, तब भी एक ही अनुपात में आएगा। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, है ना। परंतु हम देखते हैं कि BDE और CDE एक ही आधार पे बन रहे हैं, एक ही आधार पे स्थित है, परंतु त्रिभुज BDE
एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित है। अब देखिए वो सारा कारण हमें मिल रहा है जो पहले वाले में हमने सिद्ध किया था, वही सारा कारण रीजन लिख रहे हैं। त्रिभुज BDE एवं CDE DE पे स्थित है और इन दोनों का क्षेत्रफलों बराबर है, अर्थात DE समानांतर BC नहीं जब तक होगा तब तक इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। जब तक DE समानांतर BC नहीं होगा इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए DE समानांतर BC हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। आपको थोड़ा उटपटांग लगा होगा कि कैसे हो गया है। पहले वाला जो फिगर था, पहले जो हम सिद्ध किए थे, DE समानांतर BC दिया हुआ था, हमें सिद्ध करना था ये रेशियो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CA सिद्ध करना था और प्रोसेस हम यहाँ तक वहीं किए थे, है ना। अब हमें यही रेशियो दिया हुआ है और DE समानांतर BC सिद्ध करना है ना। रचना सेम करेंगे, क्षेत्रफल भी सेम निकालेंगे। यहाँ पे हमारा समीकरण 3 और समीकरण 6 भी वैसे ही आएगा, परंतु यहाँ पे दिया है रेशियो ये वाला, है ना। इसको एक समीकरण मान लेते हैं, तो इनसे इनके क्षेत्रफलों से जो रेशियो मिल रहा है ना हमें AD BD और AE बट्टा C, वो इसके रेशियो के बराबर मिल रहा है, अर्थात इन दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में, क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वही क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में बराबर कर दिए तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ADE और ADE ये सेम त्रिभुज है। ADE और ADE इनका एरिया तो एक ही होगा, क्षेत्रफल एक ही होगा, परंतु BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल चूँकि एक ही रेशियो में है तो ये भी बराबर होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। और ये भी देख रहे हैं कि दिया है BDE और CDE एक ही आधार DE पर स्थित है, ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि DE पर स्थित है। और चूँकि DE पर एक ही आधार पे स्थित है और इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि DE समानांतर BC है, क्योंकि जब तक समानांतर रेखाएं नहीं होंगी ना तो एक ही आधार मानकर दो त्रिभुज यदि हम खींच दे, एक ही आधार मानकर दो त्रिभुज, तो उनका क्षेत्रफल कभी आपस में बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इनका लंब हमेशा क्या होना चाहिए, लंब इनका बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर तभी होगा जब ये रेखा इस रेखा के समानांतर होगी। आया समझ में? यानी इस कंडीशंस को बिल्कुल फॉलो करता है, हमें दूसरी तरीके नहीं अपनाने, यानी दो प्रमेय को बनाने के लिए दो अलग अलग तरीके की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरीक़ों से और हम अपनी बातों से सिद्ध कर सकते हैं, अपने तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तर्क की ज़रूरत पड़ेगा कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो BDE CDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और दोनों त्रिभुज DE भुजा एक ही आधार पे स्थित है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है और एक ही आधार पे स्थित है, इसका मतलब है DE समानांतर BC होगा, तभी ये संभव है, इसलिए DE समानांतर BC हेंस प्रूव्ड हो गया। ये था आपका प्रमेय नंबर 2, थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए दोनों को प्रमेय सिद्ध करने के बाद हम चाह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन आपको आज ही करा दे, ताकि इन दोनों प्रमेयों का यूज आपको समझ में आ जाए। लेकिन मौसम थोड़ा गड़बड़ है, बारिश होने की बहुत भयंकर संभावना दिख रही है और हमें घर भी जाना है, तो इसलिए जिसको यहीं पे इस पार्ट को त्रिभुज का पार्ट 3 यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। पार्ट 4 में हम 6.2 से 6.2 का क्वेश्चन कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सभी का सभी क्वेश्चन करते। देखिए अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।